ऑल राइट, जो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं सब टॉपिक्स में एक बार ही बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। यस्टरडे वी स्टार्टेड विद इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, ओके। हाँ बोलो बेटा, बोलो। उसकी एक ही ट्रिक है कि पिछले 5 साल के कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ लेना बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर 2-3 साल के भी करके जाओगे तो भी इनफ है, उसमें कुछ रिपीट नहीं होने वाला है। यू नीड टू नो कि कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछ किस टाइप के रहा है। लाइक मैंने देखा था, थोड़ा सा सर्च किया था, तो उसमें ये था कि एक बार सर ने मेरे, जब मैं आई थी ना तो मेरा फर्स्ट डे, तो सर ने मेरे को सी सेट का पेपर दिया था। तो सर ने बोला कि जब आपकी क्लास का टाइम हो ना, आप ये सॉल्व करो। तो मैंने वो सॉल्व करके दिया, तो उसमें मेरे से गलती हुई थी कि मैं पैसेज तो पढ़ रही थी, लेकिन उसके जो आंसर थे ना वो लाइक जैसे हम देखते हैं हाँ। उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख रही थी। लेकिन जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो उसमें ये था कि अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो चीज़ गलत हो लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ही। यस यस एग्जैक्टली, कभी कभी क्या होता है जब हम पैसेज पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है अरे ये चीज़ गलत लिखी हुई है इसमें, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ रिटन, फैक्ट गलत हो सकता है, कोई ऐसी लाइन गलत हो सकती है, बट आपको उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है आंसर में। यू हैव टू गो बाय द पैसेज। सपोज अगर उसमें लिखा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट हैपन इन कानपुर, ठीक है, डिड नॉट अफेक्ट कानपुर, तो जबकि ये फैक्ट गलत है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। सो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप पिछले 5 साल के सी सैट का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके जाना, बस नथिंग एल्स। उससे बहुत पहले का भी करने की जरूरत नहीं कि ऐसे 10-15 साल के लेके बैठ जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। 5 years वुड बी इनफ, ओके, नथिंग एल्स। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज में वी डिड land revenue system, okay, and there are 3 of them. permanent settlement जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, देन रैयतवाड़ी, देन माहलवाड़ी, then we did deindustrialization, and then commercialization of agriculture. ये 3 टॉपिक हमने कल कर लिए हैं, ओके। मैं आपको आज नहीं तो कल नोट्स दे दूंगी, आज ही दे दूंगी, कल तो मैं बिजी हूँगा, आज दे दूंगी तो तुम पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है, एंड देन वॉच द रिकॉर्डिंग। देन टुडे वी विल डू ड्रेन ऑफ वेल्थ theory and tribal and peasant uprisings. Okay. Is it me only या सबको सफोकेशन लग रहा है? आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पे फैन भी नहीं है, विंडो ना चाहिए या फिर एग्जॉस्ट बड़ा फैन है।
ओके, लेट अस स्टार्ट। हाँ यस, नहीं बेहतर होगा मॉडर्न से स्टार्ट करो, क्योंकि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, इस बार के प्रीलिम्स में एशियंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो पैटर्न है उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, ऐसा होता रहता है, कभी आपको मिडिवल से क्वेश्चन ज़्यादा दिख जाएंगे, कभी एंशिएंट से, तो ये प्रीलिम्स में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। हिस्ट्री में वाकई बहुत कुछ हाँ, एंड एंशिएंट से ज़्यादा थे। ओके देखो, व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। पूजा कुछ एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है। कल मैंने क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। वो ये कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स कौन कहते थे पहली बात तो? हु गेव दिस थ्योरी? एनीबडी? हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? बोलो। नहीं वो तो ठीक है, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी? दादा भाई नौरोजी। ओके, बाद में इसी थ्योरी के सपोर्ट में और एक ऐसी ही सिमिलर थ्योरी आरसी दत्त भी देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बट जो मेन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है दैट इज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ओके यस पूजा, व्हाट इट इज? इसमें ये था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया की जो वेल्थ है वो उसको ड्रेन करके उसमें लेके जाते अपने हाँ अपनी कंट्री में ड्रेन कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, हमारी वेल्थ को, इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। अलग अलग सिस्टम बना के, वो अलग अलग तरीके से एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को ड्रेन आउट किया जा रहा है। और कहाँ डंप किया जा रहा है? इन ब्रिटेन। ठीक है, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर, अगर था आपकी पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो जो इंडियन गुड्स खरीदते थे उसके लिए वो अपने वहाँ से गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे, उससे परचेज करते थे। लेकिन जब उन्होंने मेडल जीत ली उसके बाद वो वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, तो उसी कलेक्शन के पैसे से वो गुड्स खरीदते थे, फिर उसके बाद उसे अपनी कंट्री में वापस से महंगे में बेचते थे। दिस इज ओनली ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम्स टू ड्रेन द वेल्थ। ड्रेन का मतलब होता है बेटा निचोड़ना। ठीक है, तो हमारे वेल्थ को निचोड़ने की जो एक कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है, ये वही थ्योरी है। दादा भाई नौरोजी ने उसको सिंपल वर्ड्स में समझाया कि सबको पता था कि ब्रिटिशर्स हमारे वेल्थ को, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी फिगर्ड इट आउट। उन्होंने वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम्स बताए कि कैसे कैसे, कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन से फ्रेमवर्क ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं जिसके थ्रू वो ये कर रहे हैं, ये वेल्थ को अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारी वेल्थ को, जिसमें से एक सिस्टम ये था। ठीक है, नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सेज दैट देयर वाज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर to exploit the resources of colonies done by the imperial British crown. Okay, this is your drain of wealth theory. Now what were those systems जिनके थ्रू ये हो रहा था? तो दो तीन कॉमन चैनल्स थे जिनके थ्रू ये हो रहा था। सबसे पहला, जैसे आपने बताया, दैट इज द एप्ट, ओके, वेरी करेक्ट, कि पहले जब ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ट्रेड करती थी? गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज करके, यानी कि वो अपने यहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर लेके आते थे और उसके बदले हमसे रिसोर्सेज लेके जाते थे, हमसे रॉ मटेरियल लेते थे या जो भी उन्हें चाहिए होता था, फूड ग्रेन्स हो गया, स्पाइसेस हो गया एंड ऑल। ब्रिटिशर्स ने जब एक्सपेंशन करना शुरू किया यहाँ पे और अनेक्स करना शुरू किया, हमारे टेरिटरीज को जब कब्जा करना शुरू किया, तो उन्हें उसके साथ क्या मिला? कल हमने डिस्कस किया था, पॉलिटिकल राइट्स के साथ उन्हें क्या मिला? रेवेन्यू राइट्स, यानी कि उस एरिया के रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी मिला। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो गया था। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी दे गॉट द राइट्स फॉर बंगाल। उसके बाद बक्सर के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राइट मिल गया उनको। ठीक है, इलाहाबाद, कड़ा का राइट भी मिल गया। ठीक है, नवाब ऑफ अवध से जो उन्होंने लिया था, ऐसे ऐसे करके। एंड
स्लोली एंड स्टेडली उन्होंने बॉम्बे कैप्चर किया, मद्रास कैप्चर किया और धीरे धीरे करके उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपना हिस्सा बना लिया, ठीक है। और जिसको भी वो अनेक्स करते थे, जिस एरिया को भी, चाहे किसी भी पॉलिसी के तहत किया हो, चाहे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से किया हो, सब्सिडियरी अलायंस से किया हो, किसी भी पॉलिसी से किया हो, उसको उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्शन राइट भी वो ले लेते थे, है ना। सो द रेवेन्यू ऑफ दैट एरिया गोज टू ब्रिटिशर्स। अब वो जो पैसा उनके पास आ रहा है रेवेन्यू के फॉर्म में, उससे वो क्या कर रहे हैं, उसी पैसे से वो यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, हमारे ही फार्मर्स को फोर्स कर रहे हैं कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, जो हमने पढ़ा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में, है ना, कि हमारे फार्मर्स को फोर्स कर रहे हैं कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, उन्हीं से रेवेन्यू ले रहे हैं और उसी रेवेन्यू से वो उन कैश क्रॉप्स को खरीद रहे हैं। तो उनका अपना तो पैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। दे आर एक्सप्लॉइटिंग आर रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स, टू बेनिफिट देम, इन फैक्ट नॉट ओनली नीड्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उस पैसे से वो अपने रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, उसी पैसे से वो अपनी आर्मी भी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्मी उन्होंने ट्रूप्स लगा रखी हैं, उसके मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दैट रेवेन्यू इटसेल्फ, जो वो यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, ओके। देन देयर वाज अ एक तरीके का चार्ज लगाया था, होम चार्ज करके, ठीक है, होम चार्ज जिसे कहते थे, यानी कि ब्रिटेन में जो आर्मी थी उसके मेंटेनेंस का पैसा भी यहाँ से जा रहा है। सो द रेवेन्यू विच दे वर कलेक्टिंग, अ पार्ट ऑफ इट यूज्ड टू गो टू ब्रिटेन टू मेंटेन द आर्मी ओवर देयर, ओके। एंड एट दैट टाइम हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम भी आने वाला था, और उससे पहले भी ब्रिटिशर्स जो थे अलग अलग कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर रहे थे, अलग अलग एरियाज़ को। तो वहाँ पे जो वॉर होती थी, जो बैटल होती थी, उसका खर्चा कहाँ से उठाया जाता था, दैट टू फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, ओके। तो ब्रिटिशर्स जो एक्सपेंशन कर रहे थे उसका भी खर्चा इंडियन रेवेन्यू से, द रॉ मटीरियल्स विच दे वर बाइंग, दैट ऑल्सो फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, their army maintenance or we can call it home charge was also paid from Indian revenue, ठीक है। they brought railways introduce किया उन्होंने, उसको बनाने की लागत कौन दे रहा है, इंडियन रेवेन्यू। वो अपनी जेब से उन्होंने रेलवेज नहीं बनवाई है यहाँ पे, it was just their idea, the revenue, the money utilized or the money used to build the railway system was done from the Indian revenue. so दादा भाई नौरोजी ने यही समझाया कि कैसे वो हमारे ही वेल्थ को, हमारे ही पैसे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने कंट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, पावरफुल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच के देखो, उनका कहीं पे भी कोई यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिख रहा है, नॉट एट ऑल। उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे था तो किस चीज़ में था, जस्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वो भी क्या पता कितना ही वो अपने उससे कर रहे थे या वो इंडियन रेवेन्यू से ही मैनेज कर रहे थे। एंड जो वो मिलिट्री एडवांसमेंट कर रहे थे, जो नए नए तरीके के वेपन्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे टाइम टू टाइम, सो दे वर आइडियली वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। दादा भाई नौरोजी ने कहा भी था कि जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर लाइक स्पंज, जो यहाँ से गंगा यमुना वैली से जो रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्रिटेन में जाके टेम्स की वैली में डंप कर देती हैं। टेम्स एक नदी है ब्रिटेन में, ठीक है। सो उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने बड़ा सिम्बॉलिकल तरीके से बोला, बट उनका कहने का मतलब था कि इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिशर्स की, वो इन्होंने इस तरह डिज़ाइन की हैं कि वो हमारा पैसा ले जाके अपनी कंट्री को फंड कर रहे हैं, ओके। सो दिस वॉज योर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, समझ आया, ओके। चलो लिख लो थोड़ा सा। The drain of wealth theory, the drain of wealth theory occupies a central place in the economic critique। critique का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आलोचना। in the economic critique of British economic policies।
It provided the very first systematic explanation of how colonial rule led to India's poverty and unemployment. Next point. It was given by Dadabhai Naoroji in 1867. This idea was published in his paper England's Debt to India. पेपर का नाम था इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया. डेट की स्पेलिंग होती DEBT, डेट कर्जा. इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ठीक है. एंड लेटर it was explained in his book Poverty and Un-British Rule. See, Poverty and Un-British Rule in India. Poverty and un-British rule in India. Next point, he estimated that almost 1/4 of India's revenue was being drained to Britain. Next point. Later, this theory was supported by other economists such as M.G. Ranade and R.C. Dutt. Okay, so 1/4 तो ब्रिटेन में जा रहा था और जो उसका 3/4 वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने उसके लिए यूटिलाइज कर रहे थे. सो बेसिकली 1/4 was going to Britain directly, to that country itself, okay, and rest was being exploited and utilized by Britishers in India itself. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो आर्मी मेंटेन करनी है उनको, यहाँ पे भी तो उन्हें रेलवेज इंट्रोड्यूस करनी थी. यहाँ पे उन्होंने जो भी काम किए हैं अपने पैसे से तो किया नहीं है. यहाँ पे भी जो वो वॉर्स लड़ रहे थे कॉन्स्टेंटली, कभी मराठास के साथ लड़ रहे हैं, कभी मैसूर के साथ, बाहर भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी वॉर कर रहे थे. एंग्लो बर्मा वॉर पढ़ा हमने, एंग्लो नेपालीज वॉर पढ़ा. सो वहाँ सारा एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम दिस ओनली. ओके, मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन, ये लिख लो कि क्या मैकेनिज्म था, व्हाट वाज द प्रोसेस. सब हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन. फर्स्ट पॉइंट, द ड्रेन वाज नॉट
a single channel. The drain was not a single channel, but a systematic process. Operating through different mechanisms. Now put first, कौन कौन से सिस्टम थे वो देखते हैं. फर्स्ट डालो सैलरीज, कॉमा पेंशंस एंड अलाउंसेस. सो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो यहाँ पे वर्किंग थे, जो यहाँ पे सर्व कर रहे थे, ठीक है, उनकी सैलरीज, जो रिटायर हो गए, जिनको वापस ब्रिटेन भेज दिया गया था, उनके पेंशंस, और यहाँ पे जो लोग जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको और अलाउंसेस मिलते थे और भी इंसेंटिव्स मिलते थे. अगर आपने कभी कैंट एरिया देखा हो कहीं का, मुझे नहीं पता हरियाणा में कैसे है, बट इन कानपुर देयर कैंटोनमेंट वाज बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स एवरीवेयर. ये पता है कैंटोनमेंट कौन सा एरिया होता है, जिसे हम कैंट एरिया कहते हैं. हर शहर में अपना कैंट एरिया होता है ना. व्हाट इज़ दैट? अभी तो आर्मी रेसाइड करती है वहाँ पे, आर्मी ट्रूप्स. कैंट एरिया इज़ फॉर आर्मी ट्रूप्स, ठीक है ना. वो उनका ऑफिस भी वहीं होता है, दे रिसाइड देयर. ये वो हमने इंडियंस ने नहीं डेवलप किया है, वो इंडियंस ने नहीं सेटअप किया है, ठीक है. इट वाज सेटअप बाय ब्रिटिशर्स. तो वो जब ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर रूलिंग, तो उनके जो ऑफिशियल्स होते थे उनके रहने की जगह थी कैंटोनमेंट. ओके. तो बिकॉज दे हैड दिस थ्योरी ऑफ वाइट मैन सुपीरियरिटी, उनके अंदर था ना कि हम लोग अलग हैं इंडियन से, वी आर मोर सुपीरियर. तो वो नॉर्मल लोकेलिटी में इंडियंस के साथ नहीं रहते थे. इसीलिए आप देखोगे कैंट जो होता है वो अक्सर शहर से थोड़ा सा डिस्टेंट पे होगा, मेन सिटी क्राउडेड मार्केट एरिया से अलग होता है वो, है ना. थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे होगा, शहर के थोड़ा सा बाहरी हिस्से की तरफ. नाउ सो दे यूज्ड टू लिव देयर, उन्होंने वहाँ पे अपना रेसिडेंशियल एरिया बनाया था, ठीक है. तो कभी उधर जाके देखना, आपको बहुत सारे अभी भी क्वार्टर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अब आज के टाइम पे आर्मी ऑफिशियल्स रहते हैं, कर्नल्स को, मेजर्स को वो बंगलो अलॉट किए जाते हैं. दे आर इन द शेप ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर. वो ऐसे रूफ्स होती हैं उनकी. ओके. सो वो उस टाइम के ही बने हुए हैं, उनके ही हैं. हाँ, शॉप, उसको कैंटोनमेंट कैंटीन कहते हैं. हाँ, यस. हाँ, उनका अलग. अभी भी जैसे कैंटीन जो होती है ना, घरों में सुना है ना कि कोई आर्मी में है, कोई डिफेंस में है, तो कैंटीन से निकलवा लो, सामान सस्ता पड़ता है. तो वो अपना सामान वगैरह अलग ही उनके शॉप्स वगैरह होते थे, ठीक है. सो क्योंकि बहुत सारा गुड्स जो वो यूज़ करते थे, जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, वो ब्रिटेन से डायरेक्टली आता था. उनके यूज़ करने का सामान वो कभी यहाँ का सामान नहीं यूज़ करते थे, अनलेस इट इज़ वेरी प्रीमियम, ठीक है. तो खाना पीना वो यहाँ का तो टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे. ये भी तो सोचो. They cannot consume the very daily items which we consume, the daily goods which we consume. तो बहुत सारी चीज़ें उनके यूज़ करने की, डेली यूज़ की, वो वहीं से आती थी. तो वो उनके अपने जो कैंटीन, आज हम जिसे कैंटीन कहते हैं, तब वो वेयर हाउस होते होंगे या जो भी रहता होगा, तो वहाँ पे आते थे, ठीक है. इसीलिए वो सिस्टम अभी भी चला रहा है कि आर्मी के लोग जो हैं वो अपनी कैंटीन से ही सामान खरीदते हैं. अलाउंसेस लिख लिया of British officials working in India as well as those who were sent back to Britain. Allowances of British officials working in India as well as those who were sent back to Britain. सेकेंड पॉइंट है, दूसरी कौन सी चीज़ है जो जिससे हमारे फाइनेंसेस वहाँ जा रहे थे. हाँ, उसका एक रीजन ये भी तो सकता है क्योंकि जो वहाँ से हम सामान परचेज करते हैं ना, तो फिर टैक्स नहीं लगता. यस. तो क्या पता वो एक रीजन हो कि कैटरिंग्स अलग है, क्योंकि उन्हें अलाउंस. आज अलग है बेटा, आज के टाइम पे वो सिस्टम है कि उनको टैक्स नहीं लगता, इसलिए सामान सस्ता होता है वहाँ पे.
ठीक है। इनिशियली वो इस उससे नहीं बनाया गया था, इनिशियली इट वाज मेड क्योंकि कैंटोनमेंट वाज फार अवे फ्रॉम द सिटी, कैंटोनमेंट्स वर मेड फार अवे फ्रॉम द सिटी, और ब्रिटिशर्स को अपने यूटिलाइजेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती तो उसके लिए कोई स्टोर हाउस, कोई शॉप, कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए वो शॉप्स बनाई गई थी, वो कैंटीन्स बनाई गई थी। आज के टाइम पे हमारे आर्मी मैन उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो सामान आता है वो उसका डायरेक्टली कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट बेयर करती है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। That is why today it is the system that army men gets to buy from those canteens. Second point is profits earned by railways, trade, railways, trade and plantations were channelized to Britain. Written. The third point is home charges. लिखो home charges और फिर आगे ऐसे डैश लगाना. It included expenses, incurred in Britain for India. अब इसका मतलब समझो, ये जो होम चार्जेस थे है ना, क्या था, ब्रिटेन में जो इंडिया के लिए खर्चा हो रहा है, ब्रिटेन में जो इंडिया के लिए काम हो रहा है उसके लिए जो खर्चा हो रहा है वो भी यहीं से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई बिल पास हो रहा है, कुछ भी इंडिया से रिलेटेड वहाँ हो रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? इंडिया। दैट वाज होम चार्जेस। ओके, फोर्थ पॉइंट लिख लेना, बर्डन ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस including wars, fought outside India. क्या हुआ? What happened? What discussion? रिटन, समझ आ गया द मैकेनिज्म। नाउ पुट अ हेडिंग कि इसका कॉज क्या था, कॉज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। हर चीज का कोई कॉज होता है ना, और एक रिजल्ट होता है। एवरी इवेंट और एवरी थिंग हैज अ कॉज एंड अ रिजल्ट। सो द कॉज क्या था? क्या लगता है तुम लोग को कॉज क्या रहा होगा? यू टेल मी। नहीं, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना ठीक है, और क्या कारण रहा होगा जो ब्रिटिशर्स ने किया? ओके, गुड गुड, यू आर गोइंग राइट। वो अपने रिसोर्सेज को सेव कर रहे थे किस चीज़ के लिए? वेरी गुड। थ्रू उनकी इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो रही थी? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था उनके यहाँ। उनकी इकोनॉमी बूम कैसे कर रही थी? नहीं बेटा, उस समय क्या चल रहा था ब्रिटेन में? इकोनॉमिक टर्म्स में पूछ रही हूँ। सोचो, हमने बहुत बार डिस्कस किया है ये पर्टिकुलर वर्ड। हाँ, that is okay, but why they were saving their expenses? To boost what? हाँ, तो economy through which system? इतनी बार तुम लोगों ने ये वाला शब्द सुना है ना, बस क्लिक नहीं कर रहा है दिमाग में।
क्योंकि रिवाइज करते नहीं हो। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भाई, ब्रिटेन में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था ना। उन्हें क्यों चाहिए थे रॉ मटेरियल? क्यों वो जगह जगह जाके कब्जा कर रहे थे? अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए ना। सो दे वर सेविंग देयर एक्सपेंसेस, देयर वेल्थ टू बूस्ट एंड प्रमोट देयर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, अब इनके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे, इन्होंने सबसे उठ के जो है हाँ। इंडस्ट्री सेटअप, हाँ तो उसके बाद तो बेटा, इनके पास ना वेल्थ के टर्म्स में रिसोर्सेज थे, इनके पास पावर थी यूरोप में, ठीक है। दे हैड द पॉलिटिकल पावर। देयर वर ओनली टू स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स इन द यूरोप, एक तो ब्रिटेन और एक फ्रांस, ठीक है। फ्रांस तो क्या हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा वीक हो गया, और यहाँ से जो हार मिली उसको, 7 ईयर्स जो वहाँ पे वॉर हुआ, उसके बाद जो ट्रीटी हो गई, तो फ्रांस ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना बंद कर दिया था। सो ब्रिटेन वॉज पावरफुल, गोल्ड और सिल्वर की कमी नहीं थी वहाँ पे। रिसोर्सेज वाइज अगर हम वेल्थ के वाइज से बात करें तो दे वर पावरफुल। उनके पास क्या नहीं था? रॉ मटेरियल नहीं था। उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हाँ। लेकिन अभी भी वो देखा जाए तो उनकी ही कंट्रीज जो है ज़्यादा आगे हैं। पता है क्यों? इट इज़ अ वेरी important concept of economics, because they are self sufficient in the terms of manufacturing. आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ में जाती है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में नहीं, किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने में, किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में पैसा ज़्यादा जाता है। रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने में एक बार उतना पैसा नहीं जाता है, बट फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा जाता है। तो वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ही अपना बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बनाया। दे न्यू वेरी वेल, दे वर वेरी स्मार्ट दैट वेज, दे न्यू वेरी वेल कि अगर हमने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश कर ली, चीज़ों को असेंबल करना, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने की यूनिट्स इस्टेब्लिश कर ली, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी टू डिस्ट्रॉय आवर इकोनॉमी। जब आप अपना सामान खुद बना रहे हैं, हम कॉटन उगाते हैं, ठीक है, मान लो हम कपास उगाते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले इतना मजबूत क्यों था? क्योंकि हमारे पास भी अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी। हम अपना कपड़ा, अपने ज़रूरत का सामान, हमारे आर्टिफैक्ट्स हम लोग खुद बना रहे थे। वी वर वेरी सेल्फ सफिशिएंट। सो डिड द ब्रिटिशर्स। हम कहाँ लैक कर गए? हमारे यहाँ एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत लेट आया, ठीक है, एंड देन ब्रिटिशर्स ने हमारी लैक ऑफ स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ इतना स्ट्रैटेजाइज करने वाले लोग नहीं थे। देन हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट इन्वेजन होते आ रहे थे। अगर हम दिल्ली सल्तनत से देखें तो टर्किश, पर्शियन, अफ़गान्स, उस चीज़ ने भी बहुत हमें हैम्पर किया। मुगल्स, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ कह सकते हैं। पता है मेन रीज़न क्या है बेटा? एक कभी तुम्हारे दिमाग में ये भी आता होगा कि कैसे इन कंट्रीज़ को किसी ने गुलाम नहीं बनाया, है ना? कभी सोचा है क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं है। दिस इज़ द वेरी ह्यूमिलिएटिंग। वी इंडियंस डिडंट हैव माइंड। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ रूल क्यों किया, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर। वाई एनीबडी कुड नॉट रूल यूरोप? यूरोप में कैसे कोई कॉलोनीज नहीं बनी? वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रदरहुड से एक और चीज़ जुड़ती है, यूनिटी। किस चीज़ में यूनिटी थी उनमें? रिलीजन में। दे हैड वन सिंगल रिलीजन, दे स्टिल हैव वन सिंगल रिलीजन। द पॉपुलेशन इज कैथोलिक। या अगर हम वहाँ पे डिसेंशन देख भी रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी ही तो है, उसमें प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स हैं, बट दे ऑल आर क्रिश्चियंस। वी हैव वेरी डाइवर्स कल्चर। और फिर जब इस्लाम का आगमन हुआ तब तो एकदम ही डिफरेंट रिलीजन ही हमें ऑल टुगेदर मिल गया। डिवाइड एंड रूल वो कैसे कर पाए? इसीलिए तो कर पाए बिकॉज वी हैड डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स। और उन्होंने सबसे पहले टारगेट ही इस चीज़ को किया था। इफ़ यू रिमेंबर वाई डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मुगल्स ने क्यों डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स वगैरह स्टार्ट किया था? इसका रीजन भी ना जो हमारे राजा
ऑब्वियसली द लीडर्स आर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. हम लीडर्स, अगर मैं कहूंगी कि मेरे को तो मुस्लिम अच्छे नहीं लगते और कोई थर्ड पर्सन वो सिख है ना, और वो किसी मुस्लिम से जाके बोलेगा कि मैंने ऐसे बोला, Obvious सी बात है. मेरे को हिंदू, तो वो दोनों की लड़ाई कर पाएगा. ये जो हम लोग एकदम ले मैन एग्जाम्पल देते हैं ना हिंदू मुस्लिम विवाद का, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उन्होंने. और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते उन्होंने क्या किया, 2 टुकड़े ही करा दिए. डू यू रियलाइज दिस? सो हाँ बोलो बोलो. यस, हमारा सब कॉन्टिनेंट ही बहुत बड़ा होता. वी वुड हैव लैंड फ्रॉम पाकिस्तान, इवन अफ़गानिस्तान, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान से लेके नीचे यहाँ म्यांमार तक है ना, वी वुड हैव हैड दैट. क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से ही म्यांमार अलग हुआ था, उनसे ही एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी, तभी म्यांमार अलग हुआ है, भूटान अलग हुआ है, नेपाल डिफरेंट हुआ है. या श्योर, कुड बी. बेनिफिट बेटा देखो, दिस इज समथिंग वेरी ब्लेटेंट टू से, बट डॉक्यूमेंट क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द चॉइस कि आइदर यू ज्वाइन पाकिस्तान और यू ज्वाइन इंडिया. तो टू अवॉइड दिस, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड दिस आइडिया कि बाद में क्या हो सकता है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी, तो वहाँ पे पुलिस एक्शन लिया गया था. क्योंकि हैदराबाद की जनता जो थी वो इंडिया को चूज़ कर रही थी, इट वॉज इन द फेवर ऑफ इंडिया, बट द निज़ाम, द रूलर एट दैट टाइम, ही वॉज नॉट रेडी. तो जो वो क्या, वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग, या फिर वो सप्रेस कर रहा था अपनी ही जनता को, क्योंकि जनता इंडिया के साथ जुड़ना चाहती थी. एंड निज़ाम वांटेड टू सप्रेस दिस. जो लोग थे वो एकदम भड़क गए थे, एक तरीके से विद्रोह भड़क गया था वहाँ पे निज़ाम के खिलाफ ही. तो निज़ाम जो है उसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर रहा था, और द रिवोल्ट ऑफ कॉमन पीपल, ताकि अगर जनता, वैसे भी जनता कहीं किसी चीज़ के लिए जुट जाए तो ऑब्वियसली वो चीज़ें नॉर्मली हो ही जाती हैं, है ना, अल्टीमेटली. तो उसको ये डर था कि इंडिया में अनेक्स कर ही लिया जाएगा. और वरना आप सोचो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी चीज़ को तो वो रीज़न बनाया, वरना वो कैसे पुलिस भेजते वहाँ, क्या रीज़न था? आप किसी रियासत में ऐसे तो नहीं भेज सकते पुलिस. और उसमें तो टर्म्स एंड कंडीशंस में था पार्टीशन की कि प्रिंसली स्टेट्स के पास पूरा राइट है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहे इंडिया के साथ, वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था पुलिस एक्शन लेने का. बट द रीज़न केम फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ द कॉमन पीपल, फ्रॉम द पब्लिक ऑफ हैदराबाद. चूँकि वहाँ रिवोल्ट किया लोगों ने, निज़ाम ने उसको ब्रूटली सप्रेस किया, मैसिव वायलेंस हुआ था, मैसिव वायलेंस. और उसकी चीज़ को रीज़न बना के कि हमें इस वायलेंस को काउंटर करना है, इसलिए हमें पुलिस फोर्स भेजनी पड़ेगी. पुलिस फोर्स भेजी गई, एंड दैट ऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो.
पोलो, पोलो। अभी भी जब भी नाम आता है कि हाउ हैदराबाद वॉज यूनाइटेड इन इंडिया, तो इट वॉज थ्रू ऑपरेशन पोलो। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ज़मींदार्स होते थे, हैदराबाद में रज़ाकार्स थे, रज़ाकार, ठीक है। और उन्होंने जो उस समय वॉयलेंस इन्फ्लिक्ट किया था वहाँ के लोगों पर, मास किलिंग, मास रेप, वॉट नॉट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हैदराबाद में गांव के गांव जला दिए गए थे रज़ाकार्स एंड निज़ाम की आर्मी ने, टू सप्रेस द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद। एंड दिस वायलेंस समहाउ अनफॉर्चुनेट था, लेकिन समहाउ इट वर्कड इन फेवर ऑफ इंडिया लेटर, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने फिर इसी को रीज़न दिया कि वी नीड टू इंटरवीन, हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा क्योंकि इन द मिडल ऑफ आवर कंट्री वायलेंस हो रहा है। जो वॉर हुए थे और जो ये जब सेपरेट हुए थे इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद इंडो पाक वॉर हुए थे। पॉपुलेशन कम हो गई थी हमारी, यस यस। और अब इतनी पॉपुलेशन। बांग्लादेश में क्या हुआ था जब बांग्लादेश में इंडियन आर्मी ने इंडिपेंडेंस दिलाया था, यू नो कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर कराया था उस वॉर में, यू नो 1971 का वॉर था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैड सरेंडर्ड, तब जाके बांग्लादेश को हमने इंडिपेंडेंस दिलाई थी। मतलब उनको हमने फोर्स कर दिया था, इतना ज़्यादा इंडिया का जो आर्मी स्ट्रैटेजी था इतना स्ट्रॉन्ग था, उनको चारों तरफ से इतना घेर लिया गया था कि 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी दे हैड टू सरेंडर। ये मैंने स्टोरी मेरा भाई देखा था तब सुनी थी, उसने टीवी में सुना। दिस टाइम इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ वेरी बैड। बेटा व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ स्टिल ऑल ऑफ द, मैं उसके पीछे ना इंडिया ने अपना ही बेनिफिट देखा था, उसने ये देख लिया था कि एटलीस्ट ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस। सी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन फॉरेन रिलेशंस। एक तरह से था इंडिया का ही बेनिफिट था, तब उन्होंने ये स्टेप लिया था। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है। अफगानिस्तान का हाल देखा है आपने, अभी करेंटली कितने फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के तालिबान के साथ। डू यू नो वाई? बिकॉज वी आर सीइंग आर बेनिफिट ओवर देयर। हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में पोर्ट्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एक ऐसी कंट्री में जिसको एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप ने कब्जा कर रखा है। वहाँ की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है ना? आपको पता है, वेरी रिसेंटली आई गॉट टू नो, आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ एंड द न्यूज़ सेज दैट तालिबान हैज़ कम अप विद अ न्यू रूल दैट इफ़ अ गर्ल डज नॉट से, इफ़ अ माइनर गर्ल मतलब 18 ईयर से बिलो बच्ची अगर कुछ बोलती नहीं है अपनी शादी तय होने के समय, तो उसको यस समझा जाएगा। मुझे लगा कि ना समझा जाएगा ये बोलेंगे, मतलब अब वो वाला भी छोड़ दे तो बोले मतलब इफ़ शी इज़ नॉट प्रोटेस्टिंग, इफ़ शी इज़ नॉट सेइंग कि नहीं मुझे नहीं करनी, तो इट मीन्स इट इज़ यस। एंड यू नो what the situation is? 60-year-old men, 70-year-old men, 50-year-old men are marrying girls of 9, 10, 11 years. Yes. Yeah, this is going on. इसीलिए अब चूंकि इस चीज़ पे पूरे वर्ल्ड में बहुत इशू हो रहा था, यूएन में ये मुद्दा गया था कि चाइल्ड मैरिज हो रही है वहाँ पे। हाउ कम सच एल्डरली पीपल कैन मैरी सच यंग गर्ल्स? इट इज़ लाइक, हाँ, इट इज़ क्राइम, इट इज़ आउटराइट क्राइम। सो दिस वॉज गेटिंग वेरी हाईलाइटेड। तो अब तालिबान ने ये रूल निकाल दिया कि जो माइनर्स हैं अगर वो ना नहीं कह रही हैं तो वी टेक इट एज अ कंसेंट। थिंक ऑफ इट, हाउ स्टूपिड इट इज़। Currently it has lost its value. Do you think जितना अटैक हुआ है अभी तक पहलगाम में, पुलवामा में, उड़ी में, उसके बाद हमने जो भी काउंटर अटैक्स किए हैं, जो काउंटर ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जो भी हुए हैं, आपको लगता है कि अगर यूएन इंटरफेयर करता या हम अगर यूएन के पास जाते तो कुछ हम सोल्यूशन निकाल पाते? आप सोचो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जब टूरिस्ट को मार दिया था, 26 टूरिस्ट को, डू यू रियली थिंक कि यूएन को इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाता?
So this shows that it is very very important to your diplomacy to be very strong. मैं तब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो तब भी अमेरिका क्या बोल रहा था कि आपस में बातचीत, हाँ, कि नेगोशिएशन कर लो ऑन द टेबल. कितनी गलत गलत बात की, मतलब तो उन लोगों से तो बोलना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. वो क्या बोलेंगे, वो खुद ही लोन दे रहे हैं उनको. IMF is providing loan to Pakistan every now and then. वही तो मैं बोल रही हूँ. मैं अपना पैसा डुबा रहे हो. नो नो बेटा. क्योंकि आप देखो, जैसे अब रशिया और इसका यूक्रेन का वॉर हो रहा था, अब ये सब जितने भी नाटो वो है कंट्री, Yes. वो सब उसको वो दे रहे हैं पैसे, और उसके पास वो दे रहे हैं अपनी टेक्निक्स वगैरह सब. हाँ. उसके पास वो क्या कुछ बोल रहा है, बस वॉर हो ही जा रही है. वॉर होना ही तो उनके लिए सब कुछ है. तो उसके पास इतना पैसे नहीं बचेगा कि वो उनका लोन दे दे वापस. उन्हें लोन वापस नहीं चाहिए, उनको अपने लिए एक मार्केट चाहिए. उनके हथियार कहाँ बिकेंगे बेटा, इफ वॉर इज नॉट गोइंग ऑन कॉन्स्टेंटली. तो उनकी कंट्री को तो जो रूस है वो ओवरपावर कर रहा है ना उनकी कंट्री को, वो क्यों देगा उनके पैसे, वो तो खत्म ही हो जाएगा. नहीं, वो खत्म नहीं होने देंगे ना. वो वही तो बात है. यूक्रेन इज सच अ स्मॉल कंट्री. क्योंकि वॉर करते करते उनकी कैपिटल तक तो पहुंच गए. कैपिटल तक आ गए हैं. एंड ऑल्सो द यूक्रेन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. एक तरीके से पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है. बट कहाँ से उसके बाद भी वो सस्टेन कर पा रहा है, ये सोचो. द कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग द बैकअप. एंड वाई वुड एनी कंट्री प्रोवाइड अ बैकअप इन सच अ हजार्डस सिचुएशन, जब तक कोई बहुत ही एक्सट्रीम सेल्फिश मोटिव्स ना हो. वरना पुतिन ने ये बोला था कि मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा. ऑब्वियस सी बात है. बट द कंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, द सो कॉल्ड सुप्रीम पावर्स जो इस समय हैं, दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन. वहाँ पे पैसा कैसे आ रहा है? हाउ कम पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर एंड आर्मी पर्सन्स हैव द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिलरीज एंड एमिनेशंस. कैसे है उनके पास एकदम बेहतरीन हथियार, कैसे आ रहे हैं जब आपकी जनता मर रही है भूख से? और वो क्यों दे रहे हैं? अनलेस उनका सेल्फिश मोटिव ना होता तो कोई कंट्री क्यों ऐसे सिचुएशन को और बढ़ावा देना चाहेगा? द सेल्फिश मोटिव गोज बिहाइंड द कर्टेन्स ऑफ मार्केट. कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं मिलिट्री टर्म्स में, वेपन्स के टर्म्स में, तो आपने बना तो लिए अच्छे से अच्छे हथियार, यूटिलाइज कहाँ हो? कौन खरीदेगा? वॉर का होना इसीलिए ज़रूरी है, बिकॉज दे नीड मार्केट. आपको क्या लगता है अफगानिस्तान ऐसे ही नहीं ट्रबल्ड कंट्री है? इट वॉज स्टार्टेड बाय अमेरिका, इट वॉज प्लान्ड बाय अमेरिका. इंडियन मुजाहिदीन का नाम सुना है बेटा? कुछ है ही नहीं वहाँ पे. देयर इज नथिंग. Nothing is available over there. Now India is funding to build hospitals and schools over there. See, Afghanistan, when you look at the topography of Afghanistan, आप वहाँ की geography देखो. हमारे यहाँ पे जो ये होटल्स होते हैं ना, वो टाइप, उनके वहाँ ऐसे जो होटल बन गए तो उनके लिए वो बहुत बड़ा. Yes. आप पहले तो वहाँ की geography देखो. It is cold, मतलब cold and arid, मतलब जो पूरा पहाड़ हिंदू कुश माउंटेन्स का रीजन है वो, ठीक है. इट इज़ बैरन, बंजर एरिया है वो, सिर्फ पहाड़ और पत्थर है. कोल्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सर्दियाँ होती हैं तो एक्सट्रीम हार्श विंटर्स हैं पहाड़ों के आसपास, ठीक है. फूड ग्रेन्स उनके पास है नहीं, बंजर ज़मीन है, कुछ उगा नहीं सकते वो. जो भी थोड़ा बहुत होता है उससे उनकी कंट्री चल नहीं पा रही है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बनी हुई है. ओके, देन फीमेल को कोई राइट नहीं है. Now imagine if a female is in labor pain, तो भी वो जा नहीं सकती without any male partner to hospital. No matter you, if even she dies, that is okay, but you cannot step out without male counterpart. And you cannot be treated by a male doctor. और मुझे तो बहुत आयरनी ये लगती है कि वो अपनी महिलाओं को पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं और फिर वो शरिया लॉ इन एनी केस. हाँ, दैट इज़ अ फैक्ट. उसमें तो थोड़ा दिखाया गया है, थोड़ा अ पार्ट ऑफ इट. एग्जैक्टली माई पॉइंट कि आप अपनी महिलाओं को स्कूल तो जाने नहीं दे रहे. आपने 12 साल के बाद बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर रखा है. तो हाउ कम यू. हाँ, तो वैसे ही चल रहा है, तो वैसे ही चल रहा है. मुझे तो लगता है कहाँ से आएगी फिर पॉपुलेशन फीमेल डॉक्टर्स की? ग्रो बेटा, इट इज़ गोइंग टू डिमोलिश. मुझे तो ऐसा लग रहा है.
हम लोग तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पे डॉक्टर्स तो फिर भी दे हैव अ प्रोसीजर, वो आपको मेडिकली टेस्ट करेंगे, उनका काम है ये, दैट्स हाउ मेडिकल प्रोसीजर्स आर डन। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। दे आर तो नॉट इवन अलाउड टू शो देयर फेस इन फ्रंट ऑफ एनी अदर मेल ना। बिकॉज दे रन ऑन द बेसिस ऑफ शरिया लॉज। एक बार ना मैं शरिया कानून पे वो अपना चलाते ना। हाँ बोलो। हतीम, आपको बताना नहीं होता है, हतीम है ना हरियाणा में गाँव मुझे नहीं है, पता बेटा। ओके। तो वहाँ से मेरी मम्मा ना दवाई लेके आती थी अपनी, तो वो मुस्लिम थे। वैसे तो वो बिल्कुल ही मतलब कोई कोठरी टाइप अच्छी बनी हुई थी, है ना, और उनके घर में ही मस्जिद भी थी अंडरग्राउंड में जाके। ओके। मुझे नहीं पता क्या करते थे, बट पापा ने बताया था कि नीचे अंडरग्राउंड में मस्जिद बनाई हुई है। मेरे पापा कैसे थे पता नहीं, मस्जिद है आप यहाँ पे भी कुछ ना कुछ काटने का। So this is not how you talk publicly, beta. This is not how you talk. हाँ। पता है, और मतलब मेरे को भी लेके गई थी कि मेरे को जुकाम वगैरह का ना जा नहीं रहा था।
तो मेरी मम्मी ने बोला मैं कह रही हूँ कि गलत कभी किसी के साथ मत करना क्योंकि तुम्हारी भी बहनें हैं ये सोच रही हैं। द थिंग इज़ कि वी आर वेरी मच अगेंस्ट द कॉन्वर्सेशंस। हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन करना ही बहुत बड़ा टैबू है, नहीं, वी डू नॉट लाइक टू कॉन्वर्सेट। हमें बात करने में तो हमें ऐसे जान जाती है सबकी हमारे यहाँ, एज इन होल सोसाइटी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कभी आप नहीं देखेंगे, इवन आई माई सेल्फ हैव हर्ड दिस कि अरे तुम बड़ी हो रही हो, व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी, ठीक है। तो इतना तुम सीना तान के क्यों चल रही हो, लाइक व्हाई आर यू वॉकिंग स्ट्रेट। आपने भी सुना होगा, थोड़ा सा झुक के वो चलो, थोड़ा सा दुपट्टा कैरी करो, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, एज इफ वी आर कैरिंग समथिंग वेरी हजार्डस जैसे हम एकदम लाइफ बॉम्ब जैकेट लेके घूम रहे हैं कि किसी भी वक्त फट जाएंगे। लाइक इसीलिए मैं घर नहीं जाती हूँ बेटा सम डे आई विल बी बॉयकॉटेड फ्रॉम माई ओन हाउस, आई एम वेरी श्योर। Sorry? Yes, of course. If you look at the historical background, your condition of women in history, my goodness. अभी भी है, अभी भी बहुत जगह पे है, अगर आप देखो कहीं कहीं पे। बेटा शहर में भी है। हैव यू सीन दीज 2 डाउरी केसेस, देखा? मदर इन लॉ, oh my god, the lady boils my blood you're right, the calm she possesses, the way she was interacting with the media, the calm she possesses on her face, एक सेकंड के लिए भी किसी तरह का कोई उनके चेहरे पे ग्रीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी बात का शोक नहीं है। एंड द काइंड ऑफ the kind of points she, coming to that only, kind of points she are putting forth, somebody has lost her life, somebody has gone from this world, and what are you saying कि अरे उसे पौधे का बहुत शौक था बट वो तो पानी नहीं देती थी। how stupid and insensitive one has to be to talk like this after death of a young girl who was your daughter-in-law as well. How stupid one has to be. This really, it agitated me so much. And we talk about all the rural scenarios कि आप lower background वाले class areas में जाइए, the lower class areas, or you go to rural areas, then you see regressiveness towards women. No, you tell me, was it a rural area? Was it uneducated family? Was she not independent? She was. Yes. Yes. And everywhere now, I do not know, either it is my age or it is my education or God has been so kind that I am able to think logically and rationally, and I can see through the conditioning of the society that मुझे दोनों साइड से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं कि why when your daughter or your child, anybody, your son or daughter, whoever it is, if he or she, see, I would not talk about the boys specifically because they live with their parents, but I am talking specifically about the girls कि once you have married off your daughter, she has gone to some other house. Now if she is telling you constantly that she is not okay, she is not okay there, you are waiting for what? Her to die and then you will come in the media and cry? You are waiting for what? जब वो मर जाती है फिर बोलते हैं कि मैं फिर ऐसे बोलते हैं कि मैं बुला रही थी कितना अच्छा होता उसने मेरे को बोला था, उसके बाद रोने का फायदा क्या? ये पहली बार तो नहीं हुआ है। उसमें सबसे बड़ी गलती उसके मम्मी पापा की नहीं होती। Exactly. How, like in today's world also, how the parents are okay with this, that your daughter is being tortured somewhere, is being mentally or emotionally harassed, even physically harassed, and you are okay with it? How does your conscience allow for it? और मेरे को ना एक वो वाली आंटी अपनी बहुत गंदी लगती है, लाइक बेटी और बहू में लड़ाई हो रही है और बोलती है कि नहीं मेरा बेटा तो अच्छा ही नहीं है। आज सुबह सुबह मैं ये सीन देख के आई हूँ। Yes. मतलब मेरी दादी बनी ऐसी है कि वो मेरे से बोलते हैं कि नहीं सूट वगैरह पहन
एग्जैक्टली. लेकिन पहले तुम फेस करो उस चीज़ को. And for this you need to condition your daughters very early in the age. आपको उसको एज में बहुत पहले कंडीशन करना पड़ेगा. जब वो पढ़ रही है, जब वो बच्ची है, जब वो छोटी है, यू हैव टू टेल हर कि कुछ भी, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, एनीबडी इज़ देयर, नो मैटर वो उम्र में कितना बड़ा है, उम्र में कितना छोटा है, रिश्तेदारी में क्या लगता है, कोई भी है, सगा भी क्यों ना हो, इफ़ ही इज़ नॉट ओके फॉर यू, यू टेक द एक्शन, यू कम टू अस, विल बी देयर. तब जाके बच्चे इतना मजबूत बनते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी डीप रूटेड इशू. एंड this is very sad I would say. वेट ही मत करो पेरेंट्स का. और मैं वो भी सब कुछ देने के बाद. और व्हाट इज, मुझे बड़ा वो लगता है, इसमें भी एक आयरनी है. पता है हम लोग काफ़ी सारी बातें कर जाते हैं जिसमें हमें खुद नहीं पता होता है कि वी आर गोइंग रॉन्ग. आई टेल यू. So I was just going through this news channel. So in this case only, the girl who died in Noida, who was given 1 crore dowry or something. So the parent of that girl is saying कि हमने कोई हल्की शादी थोड़ी की थी, हमने तो इतना दिया था, उतना दिया था. So what do you mean? हल्की शादी की होती तो it was okay to kill your daughter. Was that okay? आप इस चीज़ को हाईलाइट क्या कर रहे हैं कि हमने हल्की शादी नहीं की थी? Is the dowry safety net for your daughter? आप दहेज क्या इसलिए देते हैं ताकि आपके बच्चा मरे नहीं? यानी कि आप जान के शादी कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है और मैं एक सेफ्टी नेट दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डावरी. मैम जाट होते हैं, उनकी कास्ट में काफ़ी ज़्यादा डाउट की जाती है. बेटा सेम वी हैव इन यूपी ऑल्सो. आई बिलोंग टू यूपी. इट इज़ एक्सट्रीम ओवर देयर, एक्सट्रीम आई वुड से. कहीं कुछ अलग नहीं है. यूपी में तो मैम 15 लाख 20 लाख डिमांड करते हैं, सब चीज़ खर्चे. The rate card of the boy is decided by the job profile. पता है क्या, अब लड़की को इतनी सारी डाउट देते हैं, पैसे भी देते हैं, कैश वगैरह सब, ज्वेलरी, घर वर. And that goes to the in-laws. और फिर पता है उस लड़की की कंडीशन क्या होती है? नौकरानी. कि तुम सिर्फ घर के काम करो, And उसके अलावा तुम्हारा whatever you are giving to your daughter, whatever material you are giving to your daughter, it will ultimately go to the in-laws, no? They are going to keep it. The in-laws will keep the jewelry, they'll keep the cash. It is not going to your account of your daughter. It's better either you buy a land for that person, you gift a land to that, you gift a land to that person, you gift a property to that girl, you get FD done on her name, or you deposit it in her account. I do not understand, and I really fail to understand that when is this going to stop? And when people or the coming generation like you and me, when we raise our voice against it, we are also silenced by our own parents. मैम शादी पता है कैसे होती है? जो मतलब बिचौलिया होता है ना, रिश्ता कराते हैं, वो भी ये बोलता है कि अरे ये तो अच्छा खासा पैसा इनके पास, खूब दहेज देंगे, खूब पैसा देंगे. This is how they. I told you once that
समाज, ओ माय गॉड। समाज अच्छा आ गया। हाँ अभी भी लड़के हैं ना जो आज की जनरेशन के, उनकी भी थिंकिंग है कि गिफ्ट्स तो देते हैं। yes, yes, I am very surprised and very sad to see that students whom I teach, some amongst them, they talk like this, and this really, it really makes me so sad. It pains my heart that how come these boys are, and what will they do when once they'll get married? What will they do? They'll expect the same. There is no change at all. क्या फायदा है आपको इतना पढ़ाई करने का? मेरी मम्मी बोलते हैं कि ठीक है तेरी शादी में हम कुछ नहीं देंगे, मैंने कहा दे मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने मेरी शादी का खर्चा ही करना है, बस साइन करे खत्म। Exactly. Why don't we have a, मैंने बात नहीं उठाई, कुछ नहीं होने वाला. चेंज नहीं हुआ। And for that you need your own independence. For that you need money. लड़कियां मतलब पढ़ रही हैं आज के टाइम में, इतना समझ आ रही है, लेकिन वो भी इस चीज़ Education is not the guarantee of good values, of open mindedness, of good thinking, of getting empowered. No. Only you and you can decide that the education which you are getting, how you are going to utilize it. मेरी साइड में आंटी रहती है तो वो उनकी शादी में मुझे कार मिली थी, ठीक है बट
No beta, either we don't know a lot of it, either we don't know about it, or it has been suppressed. We know our parents, or we started to understand our parents after certain age, 12 13 10 12 13, ओके उसके बाद हमारे अंदर अपनी समझ डेवलप होना शुरू होती, क्या सही है क्या गलत है, राइट? उससे पहले क्या हुआ? आर वी द विटनेस टू इट? नो. मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि आपकी मम्मी जो बोलती है आपको मानते हैं, ये बात मेरे दादा दादी के टाइम की है. उनकी शादी मेरे दादू 14 में थे और दादी 15 थी. हाँ, तब उनकी शादी हुई थी. तो अब भी पता है मेरे दादू जो सैलरी लाते थे ना, अभी वो जेल में पास हो गए. तो जो सैलरी मिलती थी उनको, वो काम पे जाते थे. अपने छोड़ी थे वो कंपनी में, वो मेरे दादी को दे देते लाते. that's great, that's really great, but in how many houses? अपना खर्चा लेते थे कि उनकी वो बीड़ी का खर्चा, उनकी बाइक के पेट्रोल का खर्चा, और जो वहाँ पे अपनी कंपनी के बाहर चाय वगैरह पीते कैंटीन से उनका देने का खर्चा, ये सब लेते थे. But- सब, और सारी सैलरी जाती. Again the question arises, in how many families, है ना? In how many families? A very common notion which we hear these days कि अरे हमारे ज़माने में तो डिवोर्स नहीं होते थे, अब तो डिवोर्स कितने बढ़ गए हैं, है ना? दिस इज़ अ वेरी कॉमन नोशन विच वी हेयर. क्यों बढ़ गए? पीपल हैव नॉट चेंज्ड, सोसाइटी हैज़ नॉट चेंज्ड. यू नो वाई डिवोर्स हैज़ इंक्रीज्ड? बिकॉज द विमेन इज़ नॉट रेडी टू टेक द बुलशिट नाउ. दैट्स इट. वही महिला पहले सहन करती थी, चुप रहती थी, आज वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए. कुछ महिलाएं, वो भी, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल. द रियलिटी ऑन द ग्राउंड हैज़ चेंज्ड फॉर ओनली 1% women. ओके, आज हम जो भी एम्पावरमेंट देख भी रहे हैं ना, इट हैज़ ओनली चेंज फॉर 1% women. और चलो 2%, 98% आर स्टिल सफरिंग इन सम और द अदर फॉर्म ऑफ मिसोजिनी. लेकिन ना उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी जल्दी शादी हो गई थी, तो थे तो वो बच्चे ही. हाँ. तो जब भी आपस में कोई लड़ाई होती थी तो मारपीट करते थे दोनों. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. हाँ, जब थोड़े मैच्योर हो गए और फिर उसके बाद मेरे दादू इंग्लैंड भी गए थे, तो 6 महीने वहाँ पर उन्होंने काम किया था. तो तब उन दोनों को समझ में आया कि हाँ, उसके Again, बाद से उनकी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई. that is a different thing altogether. We cannot compare it in today's generation. So divorce is not increasing because people are not ready to understand, or people are not ready to fulfill the responsibilities of a relationship. It is just happening because women are not ready to be suppressed, which is very much needed. And I just do not understand, I fail to understand that when we talk about women empowerment and all, we say that our culture is very open that ways, है ना? We respect our women a lot in our culture, in our religion and what not. Then how come that culture is so weak that it has not inflicted in your daily life? ऐसे आप सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं कि हमारे यहाँ देवी माना जाता है, पूजा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो आपका जो आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, वो इतनी कमज़ोर कैसे है कि वो आपके डेली लाइफ में आया ही नहीं उसका कोई असर? इज़ इट सो वीक? इज़ इट सो फ्रजाइल? हम कहते हैं ना, धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं ना, अरे हमारे कल्चर में तो महिलाओं का बहुत सम्मान है. बिल्कुल है, आई डू अग्री, बट हैव यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दैट? बस दूसरों को बताने के लिए होता है. And misogyny or patriarchy is not only in the form of violence, it is everywhere, at every step, from what you will wear to what you will not wear, at what time you will go out, to whom you will talk, to whom you will not talk, what kind of demeanor you will carry. You will not laugh loudly, you will not talk loudly, you will not shout, you will not sit the way boys sit. Every now and then you will take up the career which we want, which we think. You will choose the partner which we think is good. You will not marry out of the caste. We will not support you if you marry out of your choice. है ना? So the misogyny is not only in the form when you get hit or abused, it is everywhere. Every time when you deny somebody of something which she really wants to do or which she really enjoys, that is misogyny, that is patriarchy, that is restricting a woman.
and the only solution, get independent, earn. Only money can give you that, what do you call, support system. The thing is, आज के time में sadly there is no support system, no family, no parents, no brother sister, कोई support system नहीं है. The only support system is you, your mental health, your physical health, and the money you earn. That is the only support system you have. Nobody is going to come to your rescue. मैम जो एक टाइम वाला बोलते हैं कि लड़कियों को रात में मत भेजो, इसका मतलब एक डर ये भी तो हो सकता है कि लड़कों को मत भेजो बाहर. If they are a threat to society, if they are a threat to the girls, then criminals are to be kept in prison ना, कि victims को prison में रखना होता है. और लाइक जो वो वाले काम होते हैं कि लड़की और लड़के भाग जाते हैं. भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ भाग जाते नहीं नहीं नहीं, नॉट एवरी टाइम इट इज़ राइट बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑल दो सिचुएशन इज़ वेरी हंकी डोरी एंड रोजी पिक्चर आफ्टर दैट. मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी गंदी हालत हो गई उस लड़की की. मतलब पता है वो भागने में सक्सेसफुल तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ भी झंड मारी है ना. So basically, I'll keep discussing. Let me just wind this up. This was your drain of wealth. ठीक है, जो लिखवाया है मैंने, that was your drain of wealth, that much. And now we are left with tribal and peasants uprisings. वो revolts हैं, उसका मैं list पहले ही आपको दे दूंगी. ठीक है, I'll explain that to you. But उसमें explanation में बहुत कुछ नहीं है. हम लोग को बस causes देखने हैं कि what were the causes, कि why tribal people and why the farmers revolted. And there are some important revolts both in tribal and peasant category जो हमें पढ़ना है कि कब हुए, किसने लीड किया, कहाँ पे हुए, किस रीज़न से हुए. ठीक है, दैट्स इट. आई विल गिव यू दैट चार्ट ऑन योर ऐप. आफ्टर दिस वील स्टार्ट विद maybe revolt of 1857. ठीक है, so that is the very new fresh topic and I will be meeting you either on Tuesday, which is not very likely, but for sure on Wednesday. ठीक है, and before that I'll provide you the PYQ, that compilation. Okay, and now